नमस्कार बच्चों, देखिए अपन ने जो है पाचन तंत्र पूरा पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। आज अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन जो होता है वो किसी भी जीव के द्वारा O2 गैस, या यूँ कहूँ कि किसी भी जीव के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन गैस का लेना और किसी भी जीव के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा उस ऑक्सीजन का उपयोग विभिन्न कोशिकीय प्रक्रमों में करने के बाद कोशिकीय प्रक्रम इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि अपने विभिन्न ऊतक जो है, रुधिर जो है उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर के पूरी बॉडी में पंप हो सके। तो ये कह सकते हैं कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन अंदर लेना, उस ऑक्सीजन का उपयोग कोशिकीय प्रक्रमों में करने के बाद जो शेष अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 बचती है, उस CO2 को जो है बाहर निकालना, उस CO2 को बाहर निकालना, वातावरण में पहुंचाना क्या कहलाता है? श्वसन। तो अपन ये कह सकते हैं कि सांस लेना, सांस के अंदर अपन क्या करते हैं कि वातावरण से ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और उस ऑक्सीजन गैस का अपन उपयोग विभिन्न कोशिकीय प्रक्रमों में करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतकों में करते हैं, रक्त में करते हैं, और शेष जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है अपनी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होता है, वो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। देखिए, श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन या इसको अपन ऑक्सीय श्वसन भी कह सकते हैं। ऑक्सीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है अवायवीय श्वसन, या इसको अपन कहते हैं अनोक्सीय श्वसन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, श्वसन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे किसी जीव के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन गैस अंदर लेना, उस ऑक्सीजन गैस को विभिन्न कोशिकीय प्रक्रमों में उपयोग करने के बाद शेष बची CO2 को जो है शरीर से बाहर निकालना, उसको अपन कहते हैं श्वसन। श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो होता है इसको अपन ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं, कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको अपन क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको अपन कहते हैं वायवीय श्वसन या ऑक्सीय श्वसन। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या अनोक्सीय श्वसन। अवायवीय श्वसन या अनोक्सीय श्वसन कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, ऑक्सीजन की जो है एब्सेंट में हो, उसको अपन बोलेंगे अनोक्सीय श्वसन या अवायवीय श्वसन।
कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, तो अपन जो है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर पढ़ते हैं। वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर। देखिए वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो इसके लिए अपन एक सारणी पढ़ते हैं, क्रम संख्या। पहला लिखेंगे वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन जो होता है इसमें पहला पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और इसमें पहला पॉइंट दे देंगे कि यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कि यह श्वसन वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो दूसरा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं कि इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें लिख सकते हैं इस श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण विखंडन होता है। इसके अंदर ग्लूकोज का जो है पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। क्या लिख सकते हैं कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता। नेक्स्ट और लिखते हैं पॉइंट।
देखिए तीसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे कि वायवीय श्वसन जो होता है इसके अंदर जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो अपन तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इस श्वसन में इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलती है वो निकलती है 38 एटीपी अणु। कि इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, वह वायवीय श्वसन जो होता है इसमें अपन ये लिखेंगे कि इस श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में निकलेगी, अर्थात 2 एटीपी अणु ऊर्जा के जो है निकलते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं कि श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है और वायवीय श्वसन में जो ऊर्जा निकलती है वो 38 एटीपी अणु ऊर्जा के निकलते हैं। एटीपी होता है सभी ऊर्जाओं के लिए मुद्रा का काम करती है। ये एटीपी जो होती है अपनी बॉडी के अंदर आवेग संचरण का काम करती है, तंत्रिकी आवेग संचरण का कार्य करती है। अपने जो है अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको जो है रीजनरेट करने का काम करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ये जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में अकार्बनिक फॉस्फेट मिलने के साथ इसका जो है निर्माण होता है एटीपी का। एटीपी जो बनती है वो बनती है कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इसके साथ में जो है एक अकार्बनिक फॉस्फेट मिल जाने से एटीपी जो है वो बनती है। ये एटीपी जो होती है अन्य सभी ऊर्जाओं के लिए मुद्रा का काम करती है, मन्नी का काम करती है और ये अपनी बॉडी में तंत्रिकी आवेग संचरण का कार्य करती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अपने जो है वायवीय श्वसन जो होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, 38 एटीपी अणु ऊर्जा के निकलते हैं। लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है और जिसके कारण बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अर्थात 2 एटीपी अणु ऊर्जा के निकलते। चौथा पॉइंट अपन ये दे सकते हैं, इस श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन से या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड यह सीधा लिख सकते हो CO2 एवं जल उत्पाद के रूप में बनते हैं। इसमें लिख सकते हैं चौथा पॉइंट कि इस श्वसन में ग्लूकोज से एथेनॉल या लिख सकते हैं एथिल एल्कोहल, इसको अपन एथेनॉल भी कह सकते हैं, C2H5OH एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
कि वायवीय श्वसन जो होता है ये इसके अंदर जो है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में बनते हैं। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अपूर्ण विखंडन से जो है एथिल एल्कोहल या इसको एथेनॉल कह सकते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए अपन वायवीय और अवायवीय श्वसन में कुछ समीकरणें देंगे, वो नेक्स्ट पेज पे देंगे। इससे पहले देखिए अपन जो है अपन ने ये पढ़ा है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में अपन ने पहला ये पढ़ा है कि यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कि वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट अपन ने ये पढ़ा है कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, लेकिन अवायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण जो है उसकी अनुपस्थिति होने के कारण ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं हो पाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। थर्ड पॉइंट अपन ने ये लिखा है कि इस श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, कि वायवीय श्वसन जो है उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अर्थात 38 एटीपी अणु ऊर्जा के बनते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन जो होता है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि 2 एटीपी अणु ऊर्जा के बनते। वायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, लेकिन अवायवीय श्वसन में एथिल एल्कोहल या इसको एथेनॉल भी कह सकते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद में देखिए अपन कि वायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ये जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है और साथ में जो है अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, और वो ऊर्जा जो निकलती है वो निकलती है 38 एटीपी अणु के रूप में। ये होता है वायवीय श्वसन में। ये होता है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज की अभिक्रिया ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और क्या बनाता है? 38 एटीपी अणु ऊर्जा के बनाता। देखिए अवायवीय श्वसन जो होता है अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज है C6H12O6, इसको बोलेंगे ग्लूकोज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में होती है। ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और ये ग्लूकोज जो होती है ये अनुपस्थिति में O2 की अनुपस्थिति क्या बना देगा? 2C2H5OH प्लस CO2। देखिए क्या बनाएगा कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो है एथेनॉल या इसको एथिल एल्कोहल कह सकते हैं, या क्या लिख सकते हो? एथिल एल्कोहल। तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कि वायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं, लेकिन यहाँ जो ऊर्जा निकलती है वो जो है बहुत कम मात्रा में निकलती है।
ऊर्जा जो निकलती है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है, अर्थात ऊर्जा जो है 2 एटीपी अणु जो है अवायवीय श्वसन में मुक्त होते हैं, वायवीय श्वसन में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, या अपन ये कह सकते हैं कि 38 एटीपी अणु ऊर्जा के बनते हैं। देखिए अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, अवायवीय श्वसन में अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तब तो ग्लूकोज से जो है एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, 2 एटीपी अणु ऊर्जा के निकलते हैं। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उस समय क्या होता है अवायवीय श्वसन में, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तब देखिए ग्लूकोज होती है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है। ये क्रिया जो है ऑक्सीजन की कमी हो, ये क्रिया हमारी मांसपेशी में होती है, यहाँ लिख देंगे O2 की कमी या अभाव। तो उस समय क्या होगा कि ये ग्लूकोज जो है वो किस में टूट जाएगी, लैक्टिक अम्ल में, C3H6O3 प्लस ऊर्जा। कि अपने जो है ग्लूकोज जो है अगर ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी मांसपेशियों में, अगर ऑक्सीजन हमारी ग्लूकोज की हमारी बॉडी में कमी होती है तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मांसपेशियों में जो संग्रहित ऊर्जा है ग्लूकोज है वो जो है लैक्टिक अम्ल के अंदर टूटती है। किसमें टूटती है, लैक्टिक अम्ल में टूटती है और साथ में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये प्रक्रिया भी किस में आ जाएगी, अवायवीय श्वसन में। तो हम जो है व्यायाम करते हैं या तेज दौड़ते हैं उस समय हमें जो है बार बार श्वसन क्रिया करने की ज़रूरत होती है। वो इसी कारण होती है कि उस समय हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी मांसपेशियों में, और वो मांसपेशियों में संग्रहित ग्लूकोज जो होती है वो किस में टूटती है, लैक्टिक अम्ल में टूटती है। इसलिए हम जो है अधिक व्यायाम करते हैं या तेज दौड़ते हैं उस समय हमें जल्दी श्वसन क्रिया करने की ज़रूरत होती है। देखिए वायवीय श्वसन जो होता है वायवीय श्वसन में अगर अपन उदाहरण की बात करें तो अपन दे सकते हैं समस्त पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, समस्त पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। लेकिन अवायवीय श्वसन में अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अपने जो है ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है, फर्मेंटेंस या किण्वन की क्रिया होती है, वो जो है अवायवीय श्वसन के कारण होती है। और अपन लिख सकते हैं कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, जो अपने जड़ों की मूल गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या काम करता है कि अपने जो है पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता। ठीक है, ये थे अपने वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। तो वायवीय और अवायवीय श्वसन दो प्रकार का जो है श्वसन होता है, एक वायवीय और दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के कारण वायवीय श्वसन को ऑक्सीय श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसको अनोक्सीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अर्थात 38 एटीपी अणु ऊर्जा के निकलते हैं। ये वायवीय श्वसन की जो क्रिया है ये या तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अवायवीय श्वसन जो होता है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है और ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन न होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल या एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल
बनता है, जो हमारी मांसपेशियों के अंदर बनता है, ये क्रिया जो होती है वो O2 की अनुपस्थिति में होती है। और अवायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो भी जो है किस में होती है, कोशिका धर्मी में संपन्न होती है। ये थे श्वसन के प्रकार। अब अपन पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। देखिए, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये लिख सकते हैं मानव श्वसन तंत्र के निम्न भाग होते हैं। 3 मुख्यतः भाग होते हैं मानव श्वसन तंत्र के। पहला जो होता है वो होता है ऊपरी मानव श्वसन तंत्र। दूसरा जो होता है वो होता है निचला श्वसन तंत्र। ठीक है, ऊपरी जो श्वसन तंत्र होता है इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। 4 भागों के अंदर इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा जो श्वसन तंत्र होता है जो होता है वो होता है श्वसन मांसपेशियां। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव श्वसन तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी मानव श्वसन तंत्र, निचला मानव श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र जो होता है इसके मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग जो होता है वो होता है नासिका, या इसको अपन जो है नाक कह सकते हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मुख, कि अपन श्वसन क्रिया सबसे पहले नाक के द्वारा करते हैं। दूसरा जो है श्वसन क्रिया का अंग जो होता है वो मुख भी होता है। तीसरा जो है ग्रसनी, ग्रसनी जो होती है वो क्या काम करती है कि वायु को श्वास नली में भेजने का काम करती है। चौथा अपन ये लिखेंगे कि कंठ, क्या लिख सकते हैं, कंठ। देखिए, निचला श्वसन तंत्र जो होता है इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, इसमें सॉरी श्वास नली आएगी। श्वसनिकाएं, श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं। देखिए, इसके अंदर निचला श्वसन तंत्र में पहला जो होता है वो होता है श्वास नली। पहला जो होता है वो होता है श्वास नली, जिसको अपन जो है ट्रेकिया कहते हैं। इसको अपन क्या कह सकते हैं, ट्रेकिया कह सकते हैं। दूसरा होता है श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं, श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं। तीसरा जो होता है वो होते हैं फेफड़े, और अपन डायफ्राम भी कह सकते हैं। इसमें चौथा भाग डायफ्राम होता है। तो अपन ये कहेंगे कि मानव श्वसन तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक ऊपरी मानव श्वसन तंत्र होता है, कि एक ऊपरी मानव श्वसन तंत्र, ऊपरी मानव श्वसन तंत्र में नासिका आता है, जो सबसे पहले हम जो है नाक के द्वारा सांस लेने का काम करते हैं। बाद में द्वितीय श्वसन अंग के रूप में अपने जो है मुख पाया जाता है। तीसरा ग्रसनी पाया जाता है। चौथा जो है कंठ या लेरिंग्स पाया जाता है। निचला श्वसन तंत्र जो होता है उसके अंदर ट्रेकिया या श्वास नली पाई जाती है, श्वसनीय एवं श्वसनिकाएं पाई जाती हैं, और फेफड़े पाए जाते हैं, डायफ्राम पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है श्वसन मांसपेशियां।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नासा गुहा के द्वारा या नाक के द्वारा अपन श्वसन क्रिया करते हैं। हमारी नासिका जो होती है वो एक जोड़ी जो है नासा छिद्र पाए जाते हैं मनुष्य में, और इन दोनों छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नासा पट कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो पट पाया जाता है बीच में, उसको अपन बोलेंगे नासिका पट। ये कह सकते हैं कि हाँ, मनुष्य में श्वसन के लिए एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। दोनों छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे नासा पट कहते हैं। ये दोनों छिद्रों को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि श्वसन जो है वो नाक के द्वारा करते हैं, नासिका के द्वारा करते हैं। जैसे ही वातावरण से जो है ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो हमारा नाक जो है इसके अंदर अनेक छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य में एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। इन दोनों छिद्रों के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, नासिका पट कहते हैं। नाक के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या काम करते हैं कि श्वसन में या वायु ऑक्सीजन के साथ आए, ऑक्सीजन के साथ आए जीवाणु, विषाणु, देखिए ऑक्सीजन के साथ आए जीवाणु, विषाणु, धूलकण या अन्य रोगजनक होते हैं जो रोग फैलाने का काम करें। उनको क्या करता है कि ये रोम या बाल जो होते हैं नाक के अंदर, ये इनको जो है वायु को जो है निष्पादित कर देते हैं, छान देते हैं, और वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ आए जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन्स या हेलमिंथेस या अन्य कोई सूक्ष्म जीव, इनको क्या कर लेते हैं, जो रोगजनक होते हैं, रोग फैलाने वाले होते हैं, इनको ये नाक के अंदर रोक लेते हैं और वायु को निष्पादित करके कहाँ भेज देते हैं, अपने जो है कृष्णी भाग के अंदर भेज देते हैं। देखिए दूसरा जो अंग पाया जाता है वो पाया जाता है मुख। तो देखिए श्वसन क्रिया के लिए दूसरा जो अंग होता है वो जो है मुख होता है, और श्वसन क्रिया करने के लिए द्वितीयक अंग के रूप में काम करता है, वो करता है मुख। द्वितीयक अंग के रूप में जो काम करता है वो करता है मुख। मुख के द्वारा अपन श्वसन क्रिया कर सकते हैं, लेकिन मुख के अंदर क्या होता है कि बाहर से जैसे ही वातावरण से ऑक्सीजन या वायु अंदर लेते हैं तो वायु के साथ आए हुए अन्य जो जीवाणु है, विषाणु है या धूलकण है या अन्य कोई सूक्ष्म जीव, रोगजनक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, ये क्या करते हैं कि वायु के साथ सीधे ही कंठ के द्वारा फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, और जिससे फेफड़ों में संक्रमण होने की संभावना रहती है। इसके बाद में तृतीय जो अंग होता है वो होता है ग्रसनी। देखिए ग्रसनी एक ऐसा अंग होता है जो अपने पाचन और श्वसन दोनों क्रिया करने का काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अंग है जो पाचन एवं श्वसन दोनों का कार्य करता है, तो आपको आंसर देना है ग्रसनी या फेरिक्स है। ग्रसनी या फेरिक्स है। ग्रसनी जो होती है ये क्या काम करती है कि ग्रसनी के अंदर एक ऊतकों का फल्ला पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं, और ये एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन जो होता है ये क्या काम करता है कि वायु को श्वास नली में भेजने का काम करता है, और जो भोजन है उसको आहार नली में भेजने का काम करता है। ग्रसनी जो होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। एक भाग जो है मुख से जुड़ा हुआ होता है, एक भाग नाक से जुड़ा हुआ होता है, और एक भाग जो है किससे जुड़ा हुआ होता है, कंठ से जुड़ा हुआ होता है। नाक से जुड़ा हुआ भाग जो होता है वो नासाग्रसनी कहलाता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो मुख से जुड़ा हुआ होता है, उसको अपन जो है मुखोग्रसनी कहते हैं। तीसरा पार्ट जो है कंठ से जुड़ा होता है उसको अपन कंठोग्रसनी कहते हैं।
या इसको अधोग्रसनी भी कहते हैं, या क्या कहते हैं, अधोग्रसनी भी कहते हैं। ठीक है, 3 भाग होते हैं। देखिए फेरिक्स जो होता है ये सुनिश्चित करती है कि वायु जो है श्वास नली में जाए और भोजन जो है आहार नली के अंदर जाए। ठीक है, ये तो इसके बाद में अपना चौथा जो अंग पाया जाता है वो पाया जाता है कंठ या लेरिंग्स। कंठ या लेरिंग्स जो होता है इसके अंदर जो है श्वसन यंत्र पाया जाता है, जो एक तो अपनी आवाज उत्पन्न करने का काम करता है। ग्रसनी से वायु जो है कंठ के अंदर जाती है और कंठ से वायु जो है वो कहाँ जाती है, श्वास नली में जाती है, ट्रेकिया में जाती है। श्वास नली जो होती है इसके अंदर उपास्थि की वलय पाई जाती है, सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं और ये सी आकार के उपास्थि के छल्ले क्या काम करते हैं कि वायु न होने पर श्वास नली को पिचकने से रोकने का काम करते हैं। और ये उपास्थि के वलय जो होते हैं श्वास नली में वो संख्या में 9 पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वास नली में उपास्थि की वलय कितनी पाई जाती हैं, आपको आंसर देना है कि 9 पाए जाते हैं। देखिए इसके बाद में श्वास नली जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक जो है बाईं श्वास नली और दूसरी जो है दाईं श्वास नली। और दोनों ओर की श्वास नली जो होती हैं वो दोनों ओर के फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर जाती है। देखिए वायु श्वास नली 2 भागों में बढ़ जाती है, एक जो है बाईं श्वास नली जो बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है और एक जो है दाईं श्वास नली ये जो है दाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। और ये श्वास नली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, उसको अपन बोलते हैं श्वसनी, बाईं श्वसनी और दाईं श्वसनी। देखिए बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में जाती है, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में जाती है और ये श्वसनी आगे और अनेक छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है और इन शाखाओं को अपन क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं लास्ट एक पार्ट के ऊपर रुकती है और लास्ट पार्ट में जो रुकती है उसके ऊपर जो है एक गोलाकार इस तरह की जो कीपनुमा संरचना दिखाई देती है और उस संरचना को अपन बोलते हैं कुपिका, जो फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और ये वायु वातावरण से लेकर के कुपिका तक पहुंचाई जाती है। ये वायु कुपिका तक पहुंचाई जाती है। दोनों फेफड़ों के नीचे एक जो है डायफ्राम पाया जाता है जो चपटा होता है, फैला हुआ होता है और जैसे ही हम श्वसन क्रिया करते हैं, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है चपटा होकर के फैल जाता है, जिसके कारण वायु जो है फेफड़ों में भर जाती है और जैसे ही श्वसन क्रिया पूरी होने के पश्चात शेष बची कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो ये हमारी पसलियाँ ऊपर की नीचे की ओर होती हैं और डायफ्राम ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण हम वायु को बाहर निकाल देते हैं। देखिए ये श्वसन की क्रियाविधि के मैंने मेन जो है आपको पार्ट्स बताए हैं। कल अपन जो है चित्र सहित देखेंगे कौन सा कहाँ पाया जाता है। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।